हेलो फ्रेंड्स, जीके ट्रिक स्टडी में आपका स्वागत है। मैं ओपी कुमार। दोस्तों, आज का सेशन लेकर आया हूँ राजस्थान की प्रमुख सभ्यता आहड़ सभ्यता। तो दोस्तों, आप जानते हो हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन इसी टॉपिक से आते हैं, आहड़ सभ्यता से संबंधित। तो दोस्तों, आज का वीडियो खास होने वाला है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे आहड़ सभ्यता के बारे में। दोस्तों, आप जानते हो आहड़ सभ्यता कहाँ है? उदयपुर में। तो हम आहड़ सभ्यता के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं आहड़ सभ्यता के उपनाम, आहड़ सभ्यता से मिली प्रमुख सामग्री, आहड़ सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई, आहड़ सभ्यता का जनक कौन है। साथ ही देखेंगे दोस्तों उत्खनन कार्य अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा उत्खनन कार्य कहाँ किया गया। साथ ही देखेंगे दोस्तों आहड़ संस्कृति के प्रमुख केंद्र जैसे आहड़, पलाड़िया, बागोर और गिलोन, इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। और दोस्तों, हम आहड़ संस्कृति से संबंधित प्रमुख केंद्र या आहड़ संस्कृति के प्रमुख केंद्रों को हम दोस्तों ट्रिक से देखेंगे। तो वीडियो में बने रहें। साथ ही देखेंगे हम दोस्तों कि आहड़ सभ्यता की उत्खनन कार्य 1961 से 62 ईस्वी के मध्य किसके द्वारा किया गया। आहड़ सभ्यता को दोस्तों किस किन नामों से जाना जा सकता है। साथ ही देखेंगे दोस्तों आहड़ सभ्यता की पारिवारिक जीवन, उनका रहन सहन। साथ ही दोस्तों हम देखेंगे कि ताम्र संस्कृति या ताम्र संचय संस्कृति से हमें कौन कौन सी चीज़ें मिली है। तथा वीडियो के अंत में देखेंगे दोस्तों आहड़ सभ्यता और वहाँ से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष, आहड़ सभ्यता से मिले प्रमुख पुरातात्विक अवशेषों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इन पुरातात्विक अवशेषों में 6 चूल्हे, तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे के पिघलाने का चूल्हा, तांबे की फलक और अन्य उनकी जल निकासी तथा मिट्टी के प्रमुख आभूषण, मृतभांडों को क्या कहा जाता था। तथा वीडियो के अंत में देखेंगे दोस्तों आहड़ सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि हर एग्जाम में आते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। साथ ही हम देखेंगे दोस्तों चक्रकूट क्या थे, मिट्टी के आभूषण, मृतभांडों को क्या कहा जाता था, ठप्पे किस काम आते थे। साथ ही दोस्तों देखेंगे कि वो कौन सी धातु थी जो आहड़ सभ्यता के लोग उनसे अनभिज्ञ थे। आहड़ सभ्यता के लोगों को प्रयोग कौन कौन सी खाद्य सामग्री काम में लेते थे। साथ ही देखेंगे दोस्तों लाल काले मृतभांड कहाँ से पाए गए हैं, बर्तन बनाने की कला में कौन दक्ष थे। साथ ही देखेंगे आहड़कालीन मकानों की नींव किससे बनी होती थी। लेपिस और लाजुली क्या है, इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। अगर आज की क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों आज का सेशन शुरू करते हैं। आहड़ सभ्यता उदयपुर। देखते हैं दोस्तों आहड़ सभ्यता। तो आहड़ सभ्यता कहाँ स्थित है? उदयपुर में। दोस्तों बनास नदी घाटी क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख सभ्यता कौन सी है? आहड़ सभ्यता। ये कहाँ है दोस्तों? आहड़ सभ्यता कहाँ है? तो आपका आंसर होना चाहिए उदयपुर में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों कि आहड़ नदी के किनारे 4000 वर्ष पुरानी मानी जाती है आहड़ सभ्यता। लेकिन दोस्तों गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इसकी काल अवधि क्या है? 1900 ईस्वी से 1200 ईस्वी पूर्व। आहड़ सभ्यता की अवधि क्या मानी है गोपीनाथ शर्मा ने? 1900 ईस्वी से 1200 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों आहड़ सभ्यता के उपनाम। तो दोस्तों आहड़ सभ्यता के उपनाम क्या क्या है? ताम्रवती, तांबावती, ताम्रवर्ती नगरी, आघाटपुर, धूलकोट और बनास संस्कृति। ये किसके उपनाम है दोस्तों? आहड़ सभ्यता के।
तो दोस्तों आहड़ सभ्यता के उपनाम क्या क्या है? ताम्रवती, तांबावती, ताम्रवर्ती, आघाटपुर, धूलकोट और बनास संस्कृति। ये दोस्तों किसके उपनाम है? तो आहड़ सभ्यता उदयपुर के। दोस्तों आहड़ सभ्यता कहाँ है? उदयपुर में। इसके उपनाम क्या क्या है? तो ताम्रवती, तांबावती, ताम्रवर्ती नगरी, आघाटपुर, धूलकोट और बनास संस्कृति। ये किसके उपनाम है? तो आहड़ सभ्यता के। दोस्तों तांबे की प्रचुर मात्रा मिलने की वजह से इसे क्या कहा जाता है? ताम्रवर्ती नगरी या ताम्रवर्ती नगरी। किसे कहा जाता है दोस्तों? आहड़ सभ्यता का। दोस्तों तांबे की प्रचुर मात्रा मिलने की वजह से इसे क्या कहा जाता है? ताम्रवर्ती नगरी या ताम्रवर्ती नगरी। किसे कहा जाता है? तो आहड़ सभ्यता को। तो आहड़ सभ्यता कहाँ स्थित है दोस्तों? उदयपुर में। दोस्तों ये कितने साल पुरानी है? तो आपका आंसर होना चाहिए 1900 ईस्वी से 1200 ईस्वी पूर्व, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। इसके उपनाम कौन कौन से थे? ताम्रवती, तांबावती, ताम्रवर्ती, आघाटपुर, धूलकोट और बनास संस्कृति। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं आहड़ सभ्यता के उत्खननकर्ता। तो दोस्तों आप जानते हो आहड़ सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई? तो आपका आंसर होना चाहिए अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। दोस्तों अक्षय कीर्ति व्यास को आहड़ सभ्यता का जनक भी कहते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम खोज आहड़ सभ्यता की किसके द्वारा की गई? तो आपका आंसर होना चाहिए अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, तो आहड़ सभ्यता के प्रमुख उत्खननकर्ता कौन कौन थे? तो अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल और हसमुख धीरज सांकलिया। दोस्तों आहड़ सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन कौन थे? अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल और हसमुख धीरज सांकलिया। आहड़ सभ्यता की खोज का श्रेय किसे जाता है? सर्वप्रथम तो अक्षय कीर्ति व्यास को। दोस्तों आप जानते हो अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा उत्खनन कार्य कब किया गया? 1953 में। इसी वजह से दोस्तों आहड़ सभ्यता का जनक हम किसे कहते हैं? अक्षय कीर्ति व्यास को। दोस्तों आहड़ सभ्यता में उत्खनन कार्य किन किन के द्वारा किया गया था? तो अक्षय कीर्ति व्यास। तो उसके बारे में हमने क्या देखा कि अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा उत्खनन कार्य 1953 ईस्वी में किया गया। इसी वजह से इन्हें दोस्तों हम आहड़ सभ्यता का जनक भी कहते हैं। तो आहड़ सभ्यता का जनक कौन है? अक्षय कीर्ति व्यास। नेक्स्ट देखते हैं, तो आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य और किन के द्वारा किया गया? तो वो थे रतन चंद्र अग्रवाल। तो दोस्तों रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य कब से कब तक किया गया? तो 1954 से 1956 ईस्वी के मध्य आहड़ सभ्यता की उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया? तो रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा। दोस्तों अब बात करते हैं 1961 में, तो एच.डी. सांकलिया। 1961 में आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया? तो वो थे दोस्तों एच.डी. सांकलिया या फिर हसमुख धीरज सांकलिया के द्वारा। तो दोस्तों आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य किन किन के द्वारा किया गया? तो पहले थे अक्षय कीर्ति व्यास, फिर रतन चंद्र अग्रवाल और हसमुख धीरज सांकलिया या एच.डी. सांकलिया के द्वारा। तो दोस्तों अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा 1953 में उत्खनन कार्य किया गया, जबकि 1954 से 1956 के मध्य रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा, जबकि सांकलिया द्वारा दोस्तों 1961 में उत्खनन कार्य किया गया आहड़ सभ्यता का। नेक्स्ट देखते हैं आहड़ सभ्यता के प्रमुख केंद्र। आहड़ सभ्यता के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? तो आहड़, पलाड़िया, बागोर और गिलुंड। आहड़ संस्कृति के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? आहड़, पलाड़िया, बागोर और गिलुंड। तो दोस्तों हम इन्हें ट्रिक से याद करते हैं। आहड़ संस्कृति के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? तो इनके लिए ट्रिक है दोस्तों, आप, बागी। आगे देखिए दोस्तों आहड़ संस्कृति के प्रमुख केंद्र देखते हैं, आहड़, पलाड़िया, बागोर और गिलुंड। तो इसकी ट्रिक क्या है? आप, बागी। दोस्तों आप से तात्पर्य है आहड़ और पलाड़िया, बागी से तात्पर्य दोस्तों बागोर और गिलुंड। तो आहड़, पलाड़िया, बागोर और गिलुंड ये क्या है दोस्तों? आहड़ संस्कृति के प्रमुख केंद्र। और इनकी ट्रिक क्या है दोस्तों? आप, बागी।
इजी ट्रिक है, आपको याद भी रह जाएगी। दोस्तों आहड़ संस्कृति के प्रमुख केंद्र देखते हैं, आहड़, पलाड़िया, बागोर और गिलुंड। तो इसकी ट्रिक क्या है, आप बागी। दोस्तों आप से तात्पर्य है आहड़ और पलाड़िया, बागी से तात्पर्य है दोस्तों बागोर और गिलुंड। तो आहड़, पलाड़िया, बागोर और गिलुंड ये क्या है दोस्तों, आहड़ संस्कृति के प्रमुख केंद्र। और इनकी ट्रिक क्या है दोस्तों, आप बागी। इजी ट्रिक है, आपको याद भी रह जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, आहड़ सभ्यता के लोग कृषि करते थे और अन्न पकाकर खाते थे। दोस्तों यहाँ उत्खनन कार्य 1961-62 में वीरेंद्र नाथ मिश्रा द्वारा भी बताया जाता है कि 1961-62 में किसके द्वारा किया गया था, तो वीरेंद्र नाथ मिश्रा जी की बात भी आती है सामने। नेक्स्ट देखते हैं, इस सभ्यता को दोस्तों आहड़ बेडस सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आहड़ सभ्यता को आयड और बेडस सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो आहड़ सभ्यता के प्रमुख उपनाम क्या क्या हुए दोस्तों, ताम्रवती, तांबावर्ती, ताम्रवर्ती नगरी, आगाटपुर, धूलकोट, बनास संस्कृति और आयड सभ्यता और बेडच सभ्यता। ये किसके उपनाम थे, आहड़ सभ्यता के। नेक्स्ट देखते हैं, आहड़ सभ्यता के लोग कृषि करते थे और अन्न पकाकर खाते थे। दोस्तों यहाँ उत्खनन कार्य 1961-62 में वीरेंद्र नाथ मिश्रा द्वारा भी बताया जाता है कि 1961-62 में किसके द्वारा किया गया था, तो वीरेंद्र नाथ मिश्रा जी की बात भी आती है सामने। नेक्स्ट देखते हैं, इस सभ्यता को दोस्तों आहड़ बेडस सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आहड़ सभ्यता को आयड और बेडस सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो आहड़ सभ्यता के प्रमुख उपनाम क्या क्या हुए दोस्तों, ताम्रवती, तांबावर्ती, ताम्रवर्ती नगरी, आगाटपुर, धूलकोट, बनास संस्कृति और आयड सभ्यता और बेडच सभ्यता। ये किसके उपनाम थे, आहड़ सभ्यता के। नेक्स्ट देखें दोस्तों, बेडच नदी को हम क्या बोलते हैं, आयड नदी भी कहते हैं। दोस्तों आहड़ सभ्यता के लोग शवों को गाड़ते थे और मृतक का सिर उत्तर में तथा पैर कहाँ रखते थे, दक्षिण में। दोस्तों यहाँ पर शवों के साथ आभूषण और पोशाक सहित गाड़ने का रिवाज था। तो शवों को दोस्तों आभूषणों के साथ गाड़ा जाता था। धूलकोट, दोस्तों देखें तो धूलकोट आयड नदी के किनारे स्थित है। ये आयड नदी का, ये आहड़ सभ्यता का एक प्रमुख केंद्र है दोस्तों, धूलकोट। ये कहाँ स्थित है, आयड नदी के किनारे। दोस्तों 1900 ईस्वी से 1200 ईस्वी के मध्य आयड सभ्यता का काल माना जाता है। तो किसके द्वारा, तो गोपीनाथ शर्मा। दोस्तों गोपीनाथ शर्मा ने आयड सभ्यता की एज क्या बताई, तो 1900 ईस्वी से 1200 ईस्वी के मध्य। दोस्तों बेडच नदी को हम क्या बोलते हैं, आयड नदी भी कहते हैं। दोस्तों आहड़ सभ्यता के लोग शवों को गाड़ते थे और मृतक का सिर उत्तर में तथा पैर कहाँ रखते थे, दक्षिण में। दोस्तों यहाँ पर शवों के साथ आभूषण और पोशाक सहित गाड़ने का रिवाज था। तो शवों को दोस्तों आभूषणों के साथ गाड़ा जाता था। धूलकोट, दोस्तों देखें तो धूलकोट आयड नदी के किनारे स्थित है। ये आयड नदी का, यह आहड़ सभ्यता का एक प्रमुख केंद्र है दोस्तों, धूलकोट। ये कहाँ स्थित है, आयड नदी के किनारे। दोस्तों 1900 ईस्वी से 1200 ईस्वी के मध्य आयड सभ्यता का काल माना जाता है। तो किसके द्वारा, तो गोपीनाथ शर्मा। दोस्तों गोपीनाथ शर्मा ने आयड सभ्यता की एज क्या बताई, तो 1900 ईस्वी से 1200 ईस्वी के मध्य। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 1900 से 1200 ईस्वी के मध्य आयड सभ्यता का काल माना जाता है। किसके अनुसार, गोपीनाथ शर्मा जी के अनुसार। दोस्तों अब देखते हैं आयड सभ्यता। आहड़ सभ्यता के प्रमुख पुरातात्विक अवशेष जो कि आहड़ सभ्यता से हमें प्राप्त हुए हैं, तो वो कौन कौन से थे दोस्तों, मकान के 6 चूल्हे। दोस्तों यह मकान से एक साथ 6 चूल्हे मिले हैं। तो दोस्तों ये संयुक्त परिवार में रहते थे। नेक्स्ट देखिए तांबे की कुल्हाड़ी, यहाँ से दोस्तों तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों अवशेष, तो तांबा पिघलाने का चूल्हा। दोस्तों तांबा पिघलाने का चूल्हा हमें कहाँ से मिला है, तो आहड़ सभ्यता से तांबे के फलक
चक्रकूप। चक्रकूप क्या था दोस्तों? ये जल सुखाने की एक पद्धति। नेक्स्ट देखिए चक्रकूप। दोस्तों चक्रकूप क्या था? ये जल सुखाने की एक पद्धति थी। मिट्टी के आभूषण, ये हमें आर्ट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। मृत भांड, जिन्हें हम दोस्तों गोरे और कोटे कहते थे। दोस्तों आप जानते हो गोरे और कोटे क्या था? अनाज रखने के बड़े मृत भांड, ये क्या कहलाते थे? गोरे और कोटे। तो ये कहाँ से मिले हमें दोस्तों? तो आर्ट सभ्यता से। तो आर्ट सभ्यता से क्या क्या मिले हमें? एक मकान में 6 चूल्हे, तांबे की कुल्हाड़ी, तांबा पिघलाने का चूल्हा, तांबे के फलक, चक्रकूप, मिट्टी के आभूषण, मृत भांड या गोरे और कोटे। यूनानी मुद्रा, ये कहाँ से प्राप्त हुई है हमें? आर्ट सभ्यता से। कांच की चूड़ियाँ, सीप की चूड़ियाँ और तांबे के 6 सिक्के। तांबे के 6 सिक्के हमें कहाँ से प्राप्त हुए दोस्तों? आर्ट सभ्यता से। दोस्तों ये जो 6 तांबे के सिक्के मिले, इनके साथ हमें 3 मोहरें भी मिली है, तांबे की मोहरें। तो ये कहाँ से मिली है दोस्तों? तो आर्ट सभ्यता से। दोस्तों रंगाई छपाई के ठप्पे, काले और लाल मृतभांड, जिन्हें हम ब्लैक रेडवेयर भी कहते हैं, ये हमें कहाँ से मिले हैं दोस्तों? आर्ट सभ्यता से। पत्थर से बनी वस्तुएं, अनाज के कोठे देखे तथा भट्टी नुमा चूल्हे, इनके अवशेष हमें कहाँ से मिले हैं? तो आर्ट सभ्यता से। बांस के अवशेष, बांस के अवशेष दोस्तों ये छत बनाने में यूज में लेते थे। तो बांस के अवशेष हमें कहाँ से मिले हैं? कोल्हू और बांस के अवशेष, आर्ट सभ्यता से। तो दोस्तों आर्ट सभ्यता से हमें कौन कौन से पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो मकान में 6 चूल्हे, तांबे की कुल्हाड़ी, तांबा पिघलाने का चूल्हा, तांबे के फलक, चक्रकूप, मिट्टी के आभूषण, मृत भांड, गोरे या कोटे। गोरे कोटे कहते हैं दोस्तों अनाज रखने के बड़े मृत भांड, ये गोरे कोटे कहलाते थे। ये प्राप्त हुए। रंगाई छपाई के ठप्पे, लोहे के औजार, चक्र कुआ या रिंग बेल बोलते हैं इसे। तो रिंग बेल के अवशेष हमें कहाँ से मिले हैं? आर्ट सभ्यता से। यूनानी मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है? आर्ट सभ्यता से। इसका अर्थ ये है कि दोस्तों इनका व्यापार यूनान के साथ भी था। कांच की चूड़ियाँ, सीप की चूड़ियाँ और तांबे के 6 सिक्के और 3 मोहरें, ये कहाँ से मिली है? आर्ट सभ्यता से। पत्थर से बनी वस्तुएं, लाल काले मृतभांड, ब्लैक एंड वेयर, ये कहाँ से मिले हैं? आर्ट सभ्यता से। अनाज के कोटे, भट्टी नुमा चूल्हा और बांस के अवशेष, ये थे दोस्तों आर्ट सभ्यता से प्राप्त प्रमुख पुरातात्विक अवशेष। तो दोस्तों आर्ट सभ्यता से प्राप्त अनाज कौन कौन से हैं? ज्वार, चावल और गेहूँ। तो दोस्तों आर्ट सभ्यता से प्राप्त अनाज कौन कौन से हैं? ज्वार, चावल और गेहूँ। अब देखते हैं दोस्तों आर्ट सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो देखिए आर्ट सभ्यता के लोग प्रयोग में करते थे, यूज में क्या लेते थे दोस्तों? अनाज। तो ज्वार, चावल और गेहूँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि लाल काले मृतभांड वाली संस्कृति के नाम से किसे जाना जाता है? क्वेश्चन क्या है दोस्तों? लाल काले मृतभांड वाली संस्कृति को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए आहड़ सभ्यता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है? बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे कौन दोस्तों? तो आर्ट सभ्यता के लोग। इसका राइट आंसर क्या है? आर्ट सभ्यता के लोग बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। आहड़कालीन मकानों की नींव दोस्तों किससे बनी होती थी? आहड़कालीन मकानों की नींव किससे बनी होती थी दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए ईंटों से। तो दोस्तों बर्तन बनाने की कला में दक्ष कौन थे? आहड़वासी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है? आहड़कालीन मकानों की नींव किसकी बनी होती थी? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए ईंटों से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेपिस लाजुली। दोस्तों लेपिस लाजुली क्या है? ये एक पत्थर है दोस्तों ईरान में भी इसी तरह का लेपिस लाजुली नामक पत्थर मिला है। तो दोस्तों इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आहड़ और ईरान के मध्य व्यापारिक संबंध थे। तो लेपिस लाजुली क्या है? एक पत्थर जो कि हमें ईरान से भी मिला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों? आहड़ संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे?
तो ऑप्शन है सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी तांबा। दोस्तों आहड़ संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? आपके पास ऑप्शन एक सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी तांबा और ऑप्शन डी लोहा। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? कमेंट करें। आहड़ संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो इसका राइट आंसर है चांदी। दोस्तों आहड़ संस्कृति के लोग चांदी से परिचित नहीं थे। दोस्तों ये थी आहड़ सभ्यता से संबंधित प्रमुख क्लास। तो दोस्तों आहड़ संस्कृति से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रह जाए, इसके लिए इसका पास्ट रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों आहड़ सभ्यता के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। आहड़ सभ्यता उदयपुर। देखते हैं दोस्तों आहड़ सभ्यता। तो आहड़ सभ्यता कहाँ स्थित है? उदयपुर में। दोस्तों बनास नदी घाटी क्षेत्र में, बनास नदी घाटी क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख सभ्यता कौन सी है? आहड़ सभ्यता। ये कहाँ है दोस्तों? आहड़ सभ्यता कहाँ है? तो आपका आंसर होना चाहिए उदयपुर में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों कि आहड़ नदी के किनारे 4000 वर्ष पुरानी मानी जाती है आहड़ सभ्यता। लेकिन दोस्तों गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इसकी काल अवधि क्या है? 1900 ईस्वी से 1200 ईस्वी पूर्व। आहड़ सभ्यता की अवधि क्या मानी है गोपीनाथ शर्मा ने? 1900 ईस्वी से 1200 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों आहड़ सभ्यता के उपनाम। तो दोस्तों आहड़ सभ्यता के उपनाम क्या क्या है? ताम्रवती, तांबावती, ताम्रवर्ती नगरी, आगाटपुर, धूलकोट और बनास संस्कृति। ये किसके उपनाम है दोस्तों? आहड़ सभ्यता के। तो दोस्तों आहड़ सभ्यता के उपनाम क्या क्या है? ताम्रवती, तांबावती, ताम्रवर्ती, आगाटपुर, धूलकोट और बनास संस्कृति। ये दोस्तों किसके उपनाम है? तो आहड़ सभ्यता उदयपुर के। दोस्तों आहड़ सभ्यता कहाँ है? उदयपुर में। इसके उपनाम क्या क्या है? तो ताम्रवती, तांबावती, ताम्रवर्ती नगरी, आगाटपुर, धूलकोट और बनास संस्कृति। ये किसके उपनाम है? तो आहड़ सभ्यता के। दोस्तों तांबे की प्रचुर मात्रा मिलने की वजह से इसे क्या कहा जाता है? ताम्रवर्ती नगरी या दोस्तों तांबे की प्रचुर मात्रा मिलने की वजह से इसे क्या कहा जाता है? ताम्रवर्ती नगरी या ताम्रवर्ती नगरी। किसे कहा जाता है? तो आहड़ सभ्यता को। तो आहड़ सभ्यता कहाँ स्थित है दोस्तों? उदयपुर में। दोस्तों ये कितने साल पुरानी है? तो आपका आंसर होना चाहिए 1900 ईस्वी से 1200 ईस्वी पूर्व गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। इसके उपनाम कौन कौन से थे? ताम्रवती, तांबावती, ताम्रवर्ती, आगाटपुर, धूलकोट और बनास संस्कृति। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं आहड़ सभ्यता के उत्खननकर्ता। तो दोस्तों आप जानते हो आहड़ सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई? तो आपका आंसर होना चाहिए अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। दोस्तों अक्षय कीर्ति व्यास को आहड़ सभ्यता का जनक भी कहते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम खोज आहड़ सभ्यता की किसके द्वारा की गई? तो आपका आंसर होना चाहिए अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, तो आहड़ सभ्यता के प्रमुख उत्खननकर्ता कौन कौन थे? तो अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल और हसमुख धीरज सांकलिया। दोस्तों आहड़ सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन कौन थे? अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल और हसमुख धीरज सांकलिया। आहड़ सभ्यता की खोज का श्रेय किसे जाता है? सर्वप्रथम तो अक्षय कीर्ति व्यास को। दोस्तों आप जानते हो अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा उत्खनन कार्य कब किया गया? 1953 में। इसी वजह से दोस्तों आहड़ सभ्यता का जनक हम किसे कहते हैं? अक्षय कीर्ति व्यास को। दोस्तों आहड़ सभ्यता में उत्खनन कार्य किन किन के द्वारा किया गया था? तो अक्षय कीर्ति व्यास। तो उसके बारे में हमने क्या देखा कि अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा उत्खनन कार्य 1953 ईस्वी में किया गया। इसी वजह से इन्हें दोस्तों हम आहड़ सभ्यता का जनक भी कहते हैं। तो आहड़ सभ्यता का जनक कौन है? अक्षय कीर्ति व्यास। नेक्स्ट देखते हैं, तो आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य और किन के द्वारा किया गया? तो वो थे रतन चंद्र अग्रवाल
तो दोस्तों रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा आहट सभ्यता का उत्खनन कार्य कब से कब तक किया गया? तो 1954 से 1956 ईस्वी के मध्य आहट सभ्यता की उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया? तो रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा। दोस्तों अब बात करते हैं 1961 में। तो HD सांकलिया 1961 में आहट सभ्यता का उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया? तो वो थे दोस्तों HD सांकलिया या फिर हसमुख धीरज सांकलिया के द्वारा। तो दोस्तों आहट सभ्यता का उत्खनन कार्य किन किन के द्वारा किया गया? तो पहले थे अक्षय कीर्ति व्यास, फिर रतन चंद्र अग्रवाल और हसमुख धीरज सांकलिया या HD सांकलिया के द्वारा। तो दोस्तों अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा 1953 में उत्खनन कार्य किया गया, जबकि 1954 से 1956 के मध्य रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा, जबकि सांकलिया द्वारा दोस्तों 1961 में उत्खनन कार्य किया गया आहट सभ्यता का। नेक्स्ट देखते हैं आहट सभ्यता के प्रमुख केंद्र। आहट सभ्यता के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? तो आहड़, पलाड़िया, बागोर और गिलुंड। आहट संस्कृति के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? आहड़, पलाड़िया, बागोर और गिलुंड। तो दोस्तों हम इन्हें ट्रिक से याद करते हैं। दोस्तों आहट संस्कृति के प्रमुख केंद्र देखते हैं, आहड़, पलाड़िया, बागोर और गिलुंड। तो इसकी ट्रिक क्या है? आप बागी। दोस्तों आप से तात्पर्य है आहड़ और पलाड़िया, बागी से तात्पर्य दोस्तों बागोर और गिलुंड। तो आहड़, पलाड़िया, बागोर और गिलुंड ये क्या है दोस्तों? आहट संस्कृति के प्रमुख केंद्र। और इनकी ट्रिक क्या है दोस्तों? आप बागी। इजी ट्रिक है, आपको याद भी रह जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं आहट सभ्यता के लोग कृषि करते थे और अन्न पकाकर खाते थे। दोस्तों यहाँ उत्खनन कार्य 1961-62 में वीरेंद्र नाथ मिश्रा द्वारा भी बताया जाता है कि 1961-62 में किसके द्वारा किया गया था? तो वीरेंद्र नाथ मिश्रा जी की बात भी आती है सामने। नेक्स्ट देखते हैं इस सभ्यता को दोस्तों आहट बेडस सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आहट सभ्यता को आयड और बेडस सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो आहट सभ्यता के प्रमुख उपनाम क्या क्या हुए दोस्तों? ताम्रवती, तांबावर्ती, ताम्रवर्ती नगरी, आगाटपुर, धूलकोट, बनास संस्कृति और आयड सभ्यता और बेडच सभ्यता। ये किसके उपनाम थे? आहट सभ्यता के। नेक्स्ट देखें तो बेडच नदी को हम दोस्तों आयड नदी भी कहते हैं। दोस्तों बेडच नदी को हम क्या बोलते हैं? आयड नदी भी कहते हैं। दोस्तों आहट सभ्यता के लोग शवों को गाड़ते थे और मृतक का सिर उत्तर में तथा पैर कहाँ रखते थे? दक्षिण में। दोस्तों यहाँ पर शवों के साथ आभूषण और पोशाक सहित गाड़ने का रिवाज था। तो शवों को दोस्तों आभूषणों के साथ गाड़ा जाता था। धूलकोट दोस्तों देखें तो धूलकोट आयड नदी के किनारे स्थित है। ये आयड नदी का, यह आहट सभ्यता का एक प्रमुख केंद्र है दोस्तों धूलकोट। ये कहाँ स्थित है? आयड नदी के किनारे। दोस्तों 1900 ईस्वी से 1200 ईस्वी के मध्य आयड सभ्यता का काल माना जाता है। तो किसके द्वारा? तो गोपीनाथ शर्मा। दोस्तों गोपीनाथ शर्मा ने आयड सभ्यता की एज क्या बताई? तो 1900 ईस्वी से 1200 ईस्वी के मध्य। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 1900 से 1200 ईस्वी के मध्य आयड सभ्यता का काल माना जाता है। किसके अनुसार? गोपीनाथ शर्मा जी के अनुसार। दोस्तों अब देखते हैं आहट सभ्यता। आहट सभ्यता के प्रमुख पुरातात्विक अवशेष जो कि आहट सभ्यता से हमें प्राप्त हुए हैं, तो वो कौन कौन से थे दोस्तों? मकान के 6 चूल्हे। दोस्तों यह मकान से एक साथ 6 चूल्हे मिले हैं। तो दोस्तों ये संयुक्त परिवार में रहते थे। नेक्स्ट देखिए तांबे की कुल्हाड़ी। यहाँ से दोस्तों तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों अवशेष? तो तांबा पिघलाने का चूल्हा। दोस्तों तांबा पिघलाने का चूल्हा हमें कहाँ से मिला है? तो आहट सभ्यता से। तांबे के फलक, चक्रकूप। चक्रकूप क्या था दोस्तों? ये जल सुखाने की एक पद्धति। नेक्स्ट देखिए चक्रकूप। दोस्तों चक्रकूप क्या था? ये जल सुखाने की एक पद्धति थी। मिट्टी के आभूषण ये हमें आहट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। मृत भांड
जिन्हें हम दोस्तों गोरे और कोटे कहते थे। दोस्तों आप जानते हो गोरे और कोटे क्या था? अनाज रखने के बड़े मृतबाण, ये क्या कहलाते थे? गोरे और कोटे। तो ये कहाँ से मिले हमें दोस्तों? तो आहड़ सभ्यता से। तो आहड़ सभ्यता से क्या क्या मिले हमें? एक मकान में 6 चूल्हे, तांबे की कुल्हाड़ी, तांबा पिघलाने का चूल्हा, तांबे के फलक, चक्रकूप, मिट्टी के आभूषण, मृतबाण या गोरे और कोटे। यूनानी मुद्रा, ये कहाँ से प्राप्त हुई है हमें? आहड़ सभ्यता से। कांच की चूड़ियाँ, सीप की चूड़ियाँ और तांबे के 6 सिक्के। तांबे के 6 सिक्के हमें कहाँ से प्राप्त हुए दोस्तों? आहड़ सभ्यता से। दोस्तों ये जो 6 तांबे के सिक्के मिले, इनके साथ हमें 3 मोहरें भी मिली है, तांबे की मोहरें। तो ये कहाँ से मिली है दोस्तों? तो आहड़ सभ्यता से। दोस्तों रंगाई छपाई के ठप्पे, काले और लाल मृतबाण, जिन्हें हम ब्लैक रेडवेयर भी कहते हैं, ये हमें कहाँ से मिले हैं दोस्तों? आहड़ सभ्यता से। पत्थर से बनी वस्तुएं, अनाज के कोठे देखे तथा भट्टी नुमा चूल्हे, इनके अवशेष हमें कहाँ से मिले हैं? तो आहड़ सभ्यता से। बांस के अवशेष, बांस के अवशेष दोस्तों ये छत बनाने में यूज में लेते थे। तो बांस के अवशेष हमें कहाँ से मिले हैं? कोल्हू और बांस के अवशेष आहड़ सभ्यता से। तो दोस्तों आहड़ सभ्यता से हमें कौन कौन से पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो मकान में 6 चूल्हे, तांबे की कुल्हाड़ी, तांबा पिघलाने का चूल्हा, तांबे के फलक, चक्रकूप, मिट्टी के आभूषण, मृतबाण, गोरे या कोटे। गोरे कोटे कहते हैं दोस्तों अनाज रखने के बड़े मृतबाण, ये गोरे कोटे कहलाते थे। ये प्राप्त हुए। रंगाई छपाई के ठप्पे, लोहे के औजार, चक्र कुआ या रिंग बेल बोलते हैं इसे। तो रिंग बेल के अवशेष हमें कहाँ से मिले हैं? आहड़ सभ्यता से। यूनानी मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है? आहड़ सभ्यता से। इसका अर्थ ये है कि दोस्तों इनका व्यापार यूनान के साथ भी था। कांच की चूड़ियाँ, सीप की चूड़ियाँ और तांबे के 6 सिक्के और 3 मोहरें, ये कहाँ से मिली है? आहड़ सभ्यता से। पत्थर से बनी वस्तुएं, लाल काले मृतबाण, ब्लैक एंड वेयर, ये कहाँ से मिले हैं? आहड़ सभ्यता से। अनाज के कोटे, भट्टी नुमा चूल्हा और बांस के अवशेष, ये थे दोस्तों आहड़ सभ्यता से प्राप्त प्रमुख पुरातात्विक अवशेष। अब देखते हैं दोस्तों आहड़ सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो देखिए आहड़ सभ्यता के लोग प्रयोग में करते थे, यूज में क्या लेते थे दोस्तों? अनाज। तो ज्वार, चावल और गेहूँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि लाल काले मृतबाण वाली संस्कृति के नाम से किसे जाना जाता है? क्वेश्चन क्या है दोस्तों? लाल काले मृतबाण वाली संस्कृति को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए आहड़ सभ्यता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है? बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे कौन दोस्तों? तो आहड़ सभ्यता के लोग। इसका राइट आंसर क्या है? आहड़ सभ्यता के लोग बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। आहड़कालीन मकानों की नींव दोस्तों किससे बनी होती थी? आहड़कालीन मकानों की नींव किससे बनी होती थी दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए ईंटों से। तो दोस्तों बर्तन बनाने की कला में दक्ष कौन थे? आहड़वासी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है? आहड़कालीन मकानों की नींव किसकी बनी होती थी? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए ईंटों से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेपिस लाजुली। दोस्तों लेपिस लाजुली क्या है? ये एक पत्थर है दोस्तों ईरान में भी इसी तरह का लेपिस लाजुली नामक पत्थर मिला है। तो दोस्तों इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आहड़ और ईरान के मध्य व्यापारिक संबंध थे। तो लेपिस लाजुली क्या है? एक पत्थर जो कि हमें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों? आहड़ संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ऑप्शन है सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी तांबा। दोस्तों आहड़ संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? आपके पास ऑप्शन एक सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी तांबा और ऑप्शन डी लोहा। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? कमेंट करें। आहड़ संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो इसका राइट आंसर है चांदी। दोस्तों आहड़ संस्कृति के लोग चांदी से परिचित नहीं थे।
दोस्तों ये थी आज की क्लास आर्ट सभ्यता जो कि उदयपुर से संबंधित थी। तो फैक्ट टू फैक्ट स्टडी के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मैं ओपी कुमार, जीके ट्रिक स्टडी को फॉलो करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।